वेरी गुड बेटा, आप सभी को आवाज़ क्लियर आ रही है। तो बेटा आज हमने आगे काम करना है। जो हमने एस ब्लॉक डिस्कस किया था, एस ब्लॉक हमने शुरू किया था, एस ब्लॉक के ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स की बातें हमने करी थी। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स में हमारे पास थे, एक बार और करें अगर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम। तो बेटा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कल करी थी। हमने लिथियम को बताया था हीलियम 2s1, हीलियम को बताया था हमने 2s1, और सोडियम को बताया था हमने नियोन 3s1, पोटेशियम को बताया था बेटा हमने आर्गन 4s1। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा और खोल के लिखें तो हमारी क्या बनेगी, 1s2 और 2s1। लेकिन अगर सोडियम की बनाए तो क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अगर हम इसकी बनाए तो क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो इस तरीके से पूरी की पूरी लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, जो कोर शेल है नोबल गैस वाला, जो कोर शेल होता है बेटा नोबल गैस वाला, वो हम लिख देते हैं। जैसे कि हमने हीलियम लिखा, हमने नियोन लिखा, हमने आर्गन लिखा, और साथ में लिख देते हैं वैलेंस शेल। इसका वैलेंस शेल क्या है, 2s1, इसका वैलेंस शेल क्या है, 3s1, इसका वैलेंस शेल क्या है, 4s1। यानी इसका जो वैलेंस शेल है वो सेकंड शेल है, इसका जो वैलेंस शेल है वो थर्ड शेल है, और इसका जो वैलेंस शेल है वो कौन सा है, फोर्थ शेल। तो इस तरीके से बेटा हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था। अब हमने ग्रुप फर्स्ट की फिजिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टीज से शुरुआत करनी है। पहले करेंगे हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज, और फिर करेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्क क्या है बेटा? एटॉमिक प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर रिलेटेड टू एटम। एक सिंगल एटम से रिलेटेड होती हैं जो प्रॉपर्टीज, उनको हम कहते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज। और जो प्रॉपर्टीज पूरे के पूरे सॉलिड से रिलेट हैं, मतलब एलिमेंट से रिलेट हैं, उसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक आयरन की रोड है, तो उस आयरन की रोड में सिर्फ एक आयरन एटम तो नहीं है ना बेटा, बहुत सारे आयरन एटम है, बहुत सारे आयरन एटम है। तो जब इन सभी एटम्स का कॉम्बिनेशन में हम पढ़े, इन सभी एटम्स को कॉम्बिनेशन में पढ़े और इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टी करें, तो वो कहलाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखना। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ एक एटम की वजह से नहीं होता, ग्रुप ऑफ एटम्स की वजह से होता है, इसलिए वो किस में आती है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। और एटॉमिक प्रॉपर्टीज में कौन सी आएंगी, जैसे कि अगर हमने स्टडी करना हो आयरन के एटम का रेडियस, या फिर स्टडी करना हो आयरन के एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये सारी किस में आएंगी, एटॉमिक प्रॉपर्टीज में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेटा ग्रुप फर्स्ट की एटॉमिक प्रॉपर्टीज की। और एटॉमिक प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है बेटा एटॉमिक रेडियस का। किसका आता है, एटॉमिक रेडियस का। अब व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, ये हमको पता है। मान लो कोई भी एक न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में रिवॉल्व कर रहा है ना, न्यूक्लियस से उस शेल तक का जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से उस लास्ट शेल तक के इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। ये हमने पढ़ा भी हुआ है पहले। तो जो एटॉमिक रेडियस है, यहां पर हमने डेफिनेशन बतानी है सिर्फ, और मेन बताना है कि ग्रुप फर्स्ट में कैसा वेरिएशन होता है, किसका, डिफरेंट एटॉमिक प्रॉपर्टीज का। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है बेटा, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करता है ये देखते हैं। सबसे पहले एक बात जानने की है कि जो एटॉमिक रेडियस होता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो लार्जेस्ट होता है। इससे बड़ा, मतलब इससे बड़े एटम्स नहीं मिलते। एल्कली मेटल्स के
एल्कली मेटल्स जो हैं एटम्स में वो सबसे लार्जेस्ट हैं, उनसे छोटे ही मिलेंगे, उनसे बड़े नहीं मिलेंगे। सबसे बड़े एटम्स होते हैं किसके? एल्कली मेटल्स के। अब दूसरी बात क्या है बेटा? दूसरी बात ये है कि ग्रुप में कैसे असर पड़ता है। ग्रुप का मतलब जब हम लिथियम से लेके फ्रेंशियम तक जाते हैं, देखो फ्रेंशियम की तो ज्यादा बात करते नहीं होते हम, लिथियम से लेके जब हम सीजियम तक जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस कैसे घटता या बढ़ता है। हमने थर्ड चैप्टर में वैसे करा था कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, और उस इंक्रीज के पीछे कितने रीजन है बेटा? 3 रीजन, या कह लो 2 रीजन है मोस्ट अप्रोप्रिएट। सबसे पहला रीजन क्या है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। बेटा जो नीचे जाते जाते शेल्स बढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बेटा जी लिथियम के अंदर सिर्फ 1 शेल है, सॉरी 2 शेल है, अभी हमने करा ना सेकंड शेल आउटर मोस्ट शेल है, तो लिथियम के अंदर कितने शेल है? 2 शेल। सोडियम के अंदर कितने हो जाएंगे? 3 शेल, ये 2 हो गए और ये तीसरा हो गया। इसी तरीके से पोटेशियम के अंदर कितने शेल है? 4 शेल, 1 2 3 और ये 4। तो इस तरीके से नीचे जाते जाते शेल्स की जो शेल्स का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो नीचे जाते जाते बढ़ता जाता है। तो क्या लगता है आपको, लिथियम और सीजियम में से किसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगा? ऑब्वियसली किसका होगा बेटा? सीजियम का। तो नीचे जाते जाते एटॉमिक रेडियस बढ़ता है क्योंकि शेल्स बढ़ते हैं। क्योंकि क्या बढ़ते हैं बेटा? शेल्स। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन ये है बेटा कि बीच में इंक्रीज आता है, इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट, इंक्रीज इन स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, इंक्रीज इन स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होता है। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, ऐसा लिख देते हैं, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा? कम हो जाता है। देखो लिथियम के अंदर जो सेकंड शेल है वो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास है, लेकिन सोडियम के अंदर जो थर्ड शेल है वो दूर हो गया है। सोडियम के अंदर जो थर्ड शेल है, ये सोडियम वाला शेल है, ये सोडियम का जो थर्ड शेल है वो दूर हो गया है। इसके बीच में 2 शेल्स जो पड़े हैं ना, फर्स्ट शेल और सेकंड शेल, थर्ड शेल और न्यूक्लियस के बीच में कौन से शेल आ रहे हैं? फर्स्ट शेल और सेकंड शेल। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है जरा देखना? 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है और 8 इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड शेल में है, यानी कि अंदर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। ये जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इस वाले न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज नहीं लगने देते। वैसे तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, और उस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन बीच में जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो न्यूक्लियर चार्ज लगने ही नहीं देते इस पर। न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा तो जो उसकी अट्रैक्शन है वो भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 2 रीजन है जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है एल्कली मेटल्स का ग्रुप फर्स्ट का इंक्रीज करता है। 2 रीजन कौन कौन से हैं? पहला रीजन है इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, भाई शेल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, शेल्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। और दूसरा रीजन क्या है बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज लग नहीं पा रहा और कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं पा रही, साइज बढ़ता जा रहा है। तो ये रीजन है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो नीचे जाते जाते क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है, सबसे पहली बात। अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? अच्छा, आपने जो पेपर में याद करना है वो सिर्फ इतनी चीज याद करनी है, जो अब चीज बताने जा रहा हूं वो पेपर के लिए नहीं है, वो सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन है। तो हमने कहा कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। मैं एक डेटा देता हूं आपको जिससे क्लियर हो जाएगा आपको कि एटॉमिक रेडियस नीचे जाते जाते इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा है बेटा, लिथियम का, ये लिथियम हो गया, ये सोडियम हो गया, ये पोटेशियम हो गया, रुबिडियम होगा, आगे सीजियम होगा। तो लिथियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो है 152 पिकोमीटर, सोडियम का है 186 पिकोमीटर, इस तरीके से जो पोटेशियम है उसका है 227 पिकोमीटर, रुबिडियम का 248 पिकोमीटर एंड सीजियम का 265 पिकोमीटर। तो आपने देखा यहाँ पर नीचे जाते जाते लिथियम से लेकर सीजियम तक जाते जाते 152 से 186 हुआ, 186 से 227 हुआ, 227 से 248 हुआ, यानी कि लगातार इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक रेडियस। लगातार क्या इंक्रीज हो रहा है बेटा? एटॉमिक रेडियस।
तो इससे साफ क्लियर होता है कि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। ये फैक्चुअल डेटा है जस्ट इसको प्रूव करने के लिए, ताकि आपको ये चीज याद करने में आसानी हो। ये नहीं याद करना आपने, ये सिर्फ देखना है। तो हमने ये देखा कि डाउन द ग्रुप जो है वो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, और उनके पीछे का रीजन क्या है मैंने बताया है। एक तो है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, और दूसरा रीजन क्या है बेटा, इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी बढ़ रहा है, यानी कि न्यूक्लियस जो है इतनी ताकत के साथ पकड़ नहीं पा रहा, जिसकी वजह से साइज लगातार बढ़ता जा रहा है। 152 से 186 हुआ, 186 से 227 हुआ, तो लगातार क्या हुआ है बेटा, इंक्रीज। लगातार क्या हुआ है बेटा, इंक्रीज। अब उसके बाद हमने बात करनी है एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बेटा, एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। और वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, आयनिक रेडियस। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस सेम है, मतलब जो वेरिएशन होती है वो बेटा सेम होती है। तो एटॉमिक रेडियस में जो रेडियस है एटम का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एटम्स का जो रेडियस है, ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स का एटम्स का जो रेडियस है वो लगातार बढ़ रहा है। इसी तरीके से आयनिक रेडियस भी बढ़ेगा, इसी तरीके से आयनिक रेडियस भी बढ़ेगा। अच्छा, अब दूसरी बात ये है बेटा कि जो भी एल्कली मेटल्स हैं वो एटम्स से सिर्फ कैटायन बनाते हैं। एटम से क्या बनाते हैं बेटा, कैटायन। एटम से क्या बनाते हैं, कैटायन। और एटम से कैटायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन निकले। यानी कि मान लो अगर ये है न्यूक्लियस, ये है 2 इलेक्ट्रॉन, और इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, मैं बना नहीं रहा, आखिरी शेल बना रहा हूं जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये किसका है, 281 किसका होता है बेटा, सोडियम का। तो सोडियम का एटम है ये, इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, ये वाला। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ना बेटा, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ये बनेगा Na+। क्या बनेगा ये, Na+, यानी कि सोडियम कैटायन। क्या बन गया ये बेटा, सोडियम कैटायन। तो एटम से कैटायन कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। एटम से कैटायन कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ग्रुप के अंदर क्या बनेगा, Na का क्या बन जाएगा, Na+, Li का क्या बनेगा, Li+, Na का क्या बनेगा, Na+, K का क्या बनेगा, K+, Rb का क्या बनेगा, Rb+, Cs का क्या बनेगा, Cs+। तो कैटायन बन गए। अब डाउन द ग्रुप जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हुआ था ना, जो एलिमेंट के एटम्स हैं उनका रेडियस इंक्रीज हुआ था ना, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हुआ था, ठीक उसी प्रकार आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि मैंने कहा एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में कुछ फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। वो क्यों फर्क आता है वो भी डिस्कस करेंगे हम, कि एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में क्या फर्क है। लेकिन अभी के लिए ये बता दूं कि जो वेरिएशन, ध्यान से सुनना बेटा, जो वेरिएशन एटॉमिक रेडियस में होती है वही वेरिएशन आयनिक रेडियस में भी होंगी। लिथियम पॉजिटिव का जो आयनिक रेडियस है, अगेन मैं फैक्चुअल डेटा बता रहा हूं, ये डेटा आपने याद नहीं करना, ये सिर्फ समझने के लिए। तो लिथियम प्लस आयन है, उसका जो आयनिक रेडियस है, उसका एटॉमिक रेडियस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये आयन है। तो आयनिक रेडियस कितना है, 76 पिकोमीटर। सोडियम का कितना है, 102 पिकोमीटर। और आगे पोटेशियम का कितना हो गया बेटा, 138 पिकोमीटर। रुबिडियम का 152 पिकोमीटर एंड सीजियम का 167 पिकोमीटर। तो लगातार यहां पर भी क्या देखने को मिल रहा है, इंक्रीज। तो क्योंकि मैंने कहा कि एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस का वेरिएशन सेम है, तो यहां पर भी इंक्रीज हुआ है और एटॉमिक रेडियस में भी इंक्रीज हुआ है, तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करो, लिथियम के एटम का जो एटॉमिक रेडियस है वो 152 पिकोमीटर है। लिथियम के जो एटम का रेडियस है वो 152 पिकोमीटर है, बट लिथियम कैटायन का जो रेडियस है वो कितना है बेटा, सिर्फ 76 पिकोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोचने वाली बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एटम है उससे छोटा होता है आयन, और स्पेशली कौन सा आयन, कैटायन। एनायन की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, कैटायन की, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है, ये न्यूट्रल एटम है और ये आयन है, कैटायन है। ये कब बना है, जब इलेक्ट्रॉन को उसने दे दिया, तो कैटायन बना। तो एटम का रेडियस आयन से बड़ा है। हमने देखा लिथियम का जो है 152 है, लिथियम प्लस का 76 है।
सोडियम का 186 है और सोडियम प्लस का 102 है, सभी में कम हो रहा है। पोटेशियम का 227 है, पोटेशियम प्लस का 138 है, तो सभी में कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कम? तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि हाउ और व्हाई केटायन इज ऑफ स्मॉलर एटॉमिक रेडियस, यानी केटायन का जो रेडियस है वो कम है। सीधी सी बात है बेटा, इसका रीजन यही है। सबसे पहला देखो, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया बेचारा। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये शेल बचेगा क्या? क्योंकि इस शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो ये शेल बचेगा ही नहीं। तो ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेल गेट्स डिसॉल्व, शेल डिसॉल्व हो जाता है, शेल खत्म हो जाता है। डिसॉल्व का मतलब खत्म हो जाता है, शेल जो है वो खत्म हो जाता है। तो ऑब्वियसली उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो भी कहां कर रहेगा, मतलब जो उसका रेडियस है वो भी कम हो जाएगा ना। पूरा शेल ही खत्म हो गया। पहले यहां तक का रेडियस था, पहले यहां तक का रेडियस था, अब सिर्फ कहां तक का है? यहां तक का रेडियस है। तो शेल ऑटोमेटिकली क्या हो गया? खत्म हो गया। और शेल खत्म हुआ है तो इसके साथ ही जो रेडियस है वो क्या हो गया बेटा? कम। वो क्या हो गया? कम। तो ये दो प्रॉपर्टी करी हमने, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस, और हमने कंपेयर करा एटम के रेडियस को आयन के रेडियस यानी केटायन के रेडियस के साथ। क्योंकि एल्कली मेटल्स, अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि भाई एनायन के साथ क्यों नहीं कंपेयर किया? तो बेटा जो लिथियम मतलब जो एल्कली मेटल्स हैं, यानी कि जो ग्रुप फर्स्ट के मेटल्स हैं, वो सिर्फ केटायन बनाते हैं, इसीलिए हमने केटायन को कंपेयर किसके साथ किया है? एटम के साथ। तो हमने एटॉमिक प्रॉपर्टीज में दो करी प्रॉपर्टीज, एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस। अच्छा बेटा, वीडियो सेव करने की कोशिश कर रहा हूं और मोस्ट अप्रोप्रिएटली या मोस्ट प्रोबेबली ये हो भी जाएगी। तो हमने दो चीज करी, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। क्या करा बेटा हमने? एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। अब नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। ध्यान रहे, इस चैप्टर में जितना भी फैक्चुअल डेटा है वो सिर्फ समझाने के लिए है, वो याद करने के लिए नहीं है। आपने वो याद नहीं करना। बाकी कल आप नोट्स लेके आओगे, जितना मैं आज करवाऊंगा वो कल सुनूंगा। एक पहले वाला लेक्चर भी है और एक आज वाला भी है, तो सुनना है, क्योंकि याद करके ही जो लिखोगे आप वही लिखा जाएगा। और सिलेबस के अंदर बेटा आपके तीनों चैप्टर आएंगे, जो दो मैंने करवा दिए। एक तो मैंने करवाया स्टेट्स ऑफ मैटर, एक मैंने क्या कराया? स्टेट्स ऑफ मैटर। एक मैंने करवाया बेटा थर्मोडाइनेमिक्स, और एक अब ये चल रहा है एस ब्लॉक। तो ये तीनों के तीनों चैप्टर ही आपके टेस्ट में आएंगे, जो कि 40 मार्क्स का बनेगा। आप कल पूछ रहे थे तो आज मेरे को याद आ गया, ये तीनों ही चैप्टर्स आएंगे। तो आइए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। हमने क्या करा बेटा? एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी या थर्ड प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास, तो बेटा जो एटम का मास है वो किस वजह से होता है? वो उसकी जो मेन वजह है वो होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो वेटलेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन का तो कोई मतलब वेट होता ही नहीं। तो मेन जो एटॉमिक मास होता है वो किस वजह से होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। तो अगर मैं ग्रुप की बात करूं, डाउन द ग्रुप का मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इन सभी एलिमेंट्स में नीचे जाते हुए एटॉमिक मास क्या होता है? तो बेटा सीधी सीधी बात है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। नीचे जाते हुए एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो ऑटोमेटिकली जो एटॉमिक मास है वो भी क्या होगा? इंक्रीज, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास पे ही तो डिपेंड करता है। तो एटॉमिक मास विल इंक्रीज, एटॉमिक मास विल ऑल्सो इंक्रीज। तो एटॉमिक मास के इंक्रीज होने का मेन रीजन क्या है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का बढ़ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का बढ़ना। अब मैं आपको दिखा रहा हूं एटॉमिक मास का डेटा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये याद करना है, ये बात ध्यान में रहे। तो सबसे पहले बेटा जो एटॉमिक मास है लिथियम का वो होता है 6.94, और सोडियम का होता है बेटा 22.99, फिर पोटेशियम का होता है 39.10, और फिर रुबिडियम का होता है 85.47, और सीजियम का होता है 132.91। फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है तो उसका तो अनस्टेबल ही होता है सिस्टम। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है? 7 नियर अबाउट 7 है, और ये नियर अबाउट 23 है, ये नियर अबाउट 39 है, ये नियर अबाउट
85 है और ये 133 है, तो 7 से 23 सीधा इंक्रीज हुआ, 23 से 39 भी इंक्रीज हुआ, 85 भी इंक्रीज हुआ, 133 भी इंक्रीज हुआ। तो एटॉमिक मास नीचे जाते जाते लगातार बढ़ रहा है, एटॉमिक मास नीचे जाते जाते लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो ये इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है। तो आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक मास इन ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स। तो आपने क्या कहना है, इंक्रीज, और उसके पीछे एक रीजन लिखना है एक नंबर में, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आपने ये डेटा नहीं देना। अब आगे चलते हैं हम, फोर्थ डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वैसे तो बेटा जो अपने एल्कली मेटल्स हैं इनका साइज सबसे ज्यादा होता है, मैंने आपको बताया लार्जेस्ट होता है एटॉमिक रेडियस इनका, तो इनकी डेंसिटी, अच्छा एटॉमिक साइज जब लार्जेस्ट होगा, ध्यान से सुनना, एटॉमिक साइज जब लार्जेस्ट होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, लार्जेस्ट, और जब वॉल्यूम लार्जेस्ट होगा तो डेंसिटी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना वॉल्यूम के, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम। तो डेंसिटी वैसे तो कम होती है, लीस्ट होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में इनकी, लेकिन अगर मैं ग्रुप की बात करूं, डाउन द ग्रुप डेंसिटी जो है पहले इंक्रीज होती है, डेंसिटी जो है पहले इंक्रीज होती है, उल्टा बोल दिया, डेंसिटी जो है पहले डिक्रीज होती है और फिर उसके बाद इंक्रीज होती है। अच्छा एक चीज और बेटा, यहां पर थोड़ा सा ना मैं वैल्यू बताता हूं फिर आपको समझाता हूं। डेंसिटी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। लिथियम की है बेटा 0.53, सोडियम की है 0.99, पोटेशियम की है 0.86, रुबिडियम की है 1.53, सीजियम की है 1.90। तो अकॉर्डिंग टू बुक ये कहती है कि लगातार जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, लगातार डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर हम पोटेशियम को ना देखें, 0.53 से 0.99 गया, 0.99 से 1.53 गया, 1.53 से 1.99 गया, 1.90 गया, तो डेंसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है। और उसके पीछे का रीजन क्या है कि जो हमारा एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, एटॉमिक मास है वो ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंस करता है किसको, डेंसिटी को। जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होगा डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, एटॉमिक मास जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, वैसे वैसे डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। और पोटेशियम का एक स्पेशल केस है, क्योंकि पोटेशियम के अंदर बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी मतलब मास के हिसाब से नहीं देखा जाता, वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाता है। थोड़ा सा इसलिए फर्क है, सोडियम की कंपैरिजन में पोटेशियम हल्का होता है। इसका रीजन क्या है, बाकी सब में रीजन क्या है, बाकी सब में क्या रीजन है कि जो मास है वो ज्यादा बढ़ रहा है वॉल्यूम के कंपैरिजन में, यानी साइज के कंपैरिजन में। बट सोडियम से लेके जब हम पोटेशियम में जाते हैं तो मास इतना नहीं बढ़ता जितना वॉल्यूम बढ़ जाता है, मतलब जितना साइज बढ़ जाता है, जितना साइज बढ़ जाता है उतना मास नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से जब साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। इसलिए पोटेशियम जो है एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, पोटेशियम जो है बेटा वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है डेंसिटी के मामले में। लेकिन एक चीज और है, वैसे ही थोड़ा सा आया है मेरे दिमाग में, वो ये है कि भाई लिथियम को अगर हम छोड़ दें, लिथियम को अगर हम छोड़ दें, लिथियम का तो साइज छोटा है, हमें पता है एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेगा। लिथियम को अगर हम छोड़ दें तो सोडियम और पोटेशियम के अंदर, सोडियम और पोटेशियम के अंदर जो वॉल्यूम है उसका ज्यादा बढ़ता है, मतलब वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता है। ये तो बुक में है ही, सोडियम का, सोडियम और पोटेशियम के केस में वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज होता है मास की बजाय, जिसकी वजह से डेंसिटी क्या हो जाती है, डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज, डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। लेकिन रुबिडियम और सीजियम के अंदर, रुबिडियम और सीजियम के अंदर मास ज्यादा बढ़ता है वॉल्यूम से, जिसकी वजह से डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज। अब इसके पीछे एक रीजन भी है, इसके पीछे रीजन क्या है बेटा, मास के ज्यादा होने का मतलब वॉल्यूम के कम होने का, वॉल्यूम के कम होने का मतलब साइज के कम होने का, क्योंकि साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो साइज कम होने के पीछे एक रीजन है जो कि मैं जल्दी ही बताऊंगा आपको क्लास के अंदर कि साइज कम क्यों हो रहा है। ये साइज कम हो रहा है मेनली
डी इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से। डी इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से इनका शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। इनका शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है बेटा? कम। इनका शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। ये छेद वाले होते हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? छेदों वाले। इनके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना कम होना था उतना कम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से साइज प्रॉपर डिक्रीज नहीं हो पाता। तो साइज डिक्रीज होता है, प्रॉपर साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम में जो डिक्रीज है वो ज्यादा दिखा है मास में डिक्रीज के। वॉल्यूम में डिक्रीज जो है वो ज्यादा दिखा है मास के डिक्रीज के, जिसकी वजह से डेंसिटी क्या हो गई है? डिक्रीज। जिसकी वजह से डेंसिटी क्या हो गई है बेटा? डिक्रीज। आ रही है बात समझ में? जिसकी वजह से डेंसिटी क्या हो गई है? डिक्रीज। तो हमारा बुक वाले के हिसाब से अगर हम सिंपल देखें तो डेंसिटी पोटेशियम को छोड़ के, बुक वालों के हिसाब से अगर देखें तो डेंसिटी पोटेशियम को छोड़ के इंक्रीज कर रही है। डेंसिटी जो है पोटेशियम को छोड़ के इंक्रीज कर रही है क्योंकि मास इंक्रीज कर रहा है। लेकिन पोटेशियम के केस में वॉल्यूम इंक्रीज करता है, यानी कि साइज इंक्रीज करता है, ज्यादा इंक्रीज करता है। पोटेशियम के केस में साइज इंक्रीज करता है, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। तो पोटेशियम की डेंसिटी कम है ओवरऑल, ये रिजल्ट है। बाकी सबकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, लेकिन पोटेशियम की डेंसिटी कम है। तो इसके पीछे का रीजन यही है। इज इट क्लियर बेटा? तो हमने आज 2-3 प्रॉपर्टीज करी हैं, 4 प्रॉपर्टीज करी हैं। एक करी है एटॉमिक रेडियस, एक करी है आयनिक रेडियस, एक करी है एटॉमिक मास और एक करी है डेंसिटी। तो ये सारी की सारी उम्मीद है आप लोग कल एक बार रिवाइज करके आएंगे, और जो भी कोई डाउट होगा तो वो एक बार पूछ लेना मेरे से। सो आज के लिए इतना ही बेटा, टेक केयर।